नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 5 लेकर आए हूँ, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस वीडियो में आप लोगों को अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सारा क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो चलिए पहले अति लघुत्तरीय से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है, चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देख सकते हैं इसका आंसर है चुंबकीय अक्ष। फिर अगला प्रश्न है, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? तो आंसर होगा नहीं। फिर अगला प्रश्न है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, ऑर्स्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है? अगला प्रश्न है, परिनालिका किसे कहते हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, क्रोड किसे कहते हैं? फिर अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाइए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? फिर अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? फिर अगला प्रश्न है, ऐसी कुछ युक्तियों का नाम लिखे जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र क्या है? तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो देख सकते हैं ये विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? तो देखिए यहाँ उपयोग भी दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ दिष्ट धारा के कुछ स्रोत जो है दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युमन्य, उदासीन तथा भूत तारों के विद्युत रोधी आवरण सामान्यतः किस किस रंग के होते हैं? तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो देख सकते हैं यहाँ इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, भू संपर्क तार का अर्थ क्या कार्य है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आंसर है समांतर क्रम में। फिर अगला प्रश्न है, मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज के किस गुण पर आधारित निर्धारित करता है? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। तो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ क्या है? मतलब चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है ये बताना है। तो देख सकते हैं दोनों का आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? ख है, इनके प्रमुख गुण क्या होते हैं? तो देख सकते हैं दोनों का आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो इसका भी आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखें अथवा किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम है उसका नाम और कथन लिखिए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? कि आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारा वाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक में नरम लौह क्रोड का इस्तेमाल क्यों होता है?
तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखें और समझाएं, अथवा यदि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के लंबवत हो तो चालक पर लगे हुए बल की दिशा कैसे प्राप्त होती है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, मान लीजिए आप किसी कमरे में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगातार बैठे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार के सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है, क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक कुंडली में धकेला जाए, ख कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए, ग कुंडली के भीतर स्थित रखा जाए। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है, यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन ना करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी, कारण लिखिए। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखिए और समझाएं। इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं यहाँ दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में जो है अंतर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखें। तो क में है, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उसी प्रकार से ख और ग भी दिया गया है, जिसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, मेन लाइन में अति भारण तथा लघु पतन कैसे उत्पन्न होता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। धातु के आवरण वाले साधित्रों को भूसंपर्पित करना क्यों आवश्यक है। तो भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर भूसंपर्कित करना जो है उत्तर दिया गया है। विद्युत बहुत से विद्युत उपकरण तथा परिपथ भू संपर्क में होते हैं, इसका क्या कारण है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। घरों की वायरिंग में 2 एम्पियर के परिपथों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, घरों के विद्युत परिपथों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, विद्युत परिपथों को अतिभारण और लघु पतन से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ पर कार्य करते समय रबर के जूते या दस्ताने क्यों पहनते हैं। तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों का नाम लिखें। तो पहला भूसंपर्कता, दूसरा फ्यूज, विद्युत फ्यूज। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न जो कि 30 है, हाईलाइटेड नहीं किए हैं, गलती से हाईलाइटेड करना छूट गया। 2 kW शक्ति अनुमंतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमंतांक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं, फ्यूज की क्षमता का क्या तात्पर्य है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे दिखाने के लिए ऑस्टेड के प्रयोग का वर्णन करें। तो देख सकते हैं यहाँ इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, धारावाही सीधे तार या चालक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक की रचना सचित्र समझाएं। तो देख सकते हैं विद्युत चुंबक की रचना के बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें।
तो यहाँ पर प्रयोग दिया गया है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो विद्युत मोटर के बारे में जो है यहाँ जानकारी दिया गया है, तो देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न नामांकित चित्र द्वारा विद्युत जनित्र की कार्य विधि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न समझाएं कि किन किन कारणों से परिपथ के साथ अर्थ वायर और फ्यूज की व्यवस्था की जाती है। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।